नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। एक बात हम फिर से बता दें आप सभी को, हम आप लोगों को GS1, GS2, GS3 और GS4 रिलेटेड और साथ ही साथ प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं डे बाय डे, जो करंट अफेयर्स में चलते हैं और जो आपके लिए एक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होता है, उन सभी के बारे में पढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे GS2 से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो कि गोवा नागरिक संहिता के बारे में हम आज जानकारी देंगे आप लोगों को कि आखिर गोवा नागरिक संहिता क्या है। क्योंकि हमारे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता काम करती है, उसका नाम है गोवा। तो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा नागरिक संहिता एक ऐसा मॉडल है जिसका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है मुझे कि आखिर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। क्या वो नीति निषेधक तत्व है या फिर हमारा मौलिक अधिकार, इसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। तो गोवा नागरिक संहिता के बारे में अगर हम जानकारी दें तो गोवा की पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 मूलतः पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई एक विदेशी संहिता कोड है। गोवा की नागरिक संहिता सिविल कोड के 4 भाग हैं, जो नागरिकों की धारण शक्ति, सिविल कैपेसिटी, अधिकारों का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिकार, अधिकारों और उपचारों का उल्लंघन से संबंधित है। वर्ष 1867 में पुर्तगाल द्वारा एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की गई थी, जिसे 1869 में पुर्तगाल के विदेशी प्रांतों, जिसमें गोवा भी शामिल था, तक बढ़ा दिया गया था। इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी धर्म का हो, उसको वही नागरिक संहिता माननी होती है जो गोवा में देखने को मिलेगी। तो 1867 में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की गई थी, जिसे पुर्तगाली नागरिक संहिता भी कहा जाता है। जब देश में शादी और गोद लेने की बात आती है तो इसके लिए पूरे देश कानूनी तौर पर पूर्ण एकरूपता नहीं है। आमतौर पर गोवा नागरिक संहिता देश के अन्य कानूनों की तुलना में कहीं अधिक लैंगिक और न्यायपूर्ण है, जेंडर जस्टिस देता है। गोवा नागरिक संहिता में मुस्लिम सहित किसी धर्म या समुदाय की द्विविवाह या बहुविवाह को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अपवाद स्वरूप इस कानून में यदि किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 21 वर्ष की आयु तक गर्भधारण नहीं कर पाती या 30 वर्ष की आयु तक एक नर संतान को जन्म नहीं दे पाती, तो उसे उस हिंदू पुरुष को एक बार फिर से शादी करने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक अपवाद है इसमें कि यहाँ पर आप यदि एक लड़का पैदा नहीं हुआ है हिंदुओं के पास, तो दोबारा इसमें शादी करने की अनुमति दी गई है। ये आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे किस प्रकार ये हमारे गोवा नागरिक संहिता में एक अपवाद देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कानून के प्रमुख प्रावधान, भारत के तहत एक नागरिक प्राधिकरण के समक्ष विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि पत्नी संपत्ति में एक समान उत्तराधिकारी है और तलाक आदि के मामले में अपने पति को विरासत में मिली संपत्ति सहित सामान्य संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार होगी। यदि वो दूसरा शादी करती है तो या करता है तो पत्नी को नहीं है, ये पावर पति को दिए गए हैं। माता पिता को संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बेटियों सहित अपने सभी बच्चों के साथ अनिवार्य रूप से साझा करना, ये समान नागरिक संहिता जो गोवा की है उसमें बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा अधिनियमित नागरिक संहिता आज भी क्यों मौजूद है, तो यह संहिता गोवा, दमन दीव और प्रशासनिक अधिनियम 1962 की धारा 5(1) के कारण अभी भी लागू है। इस अधिनियम के तहत गोवा की नागरिक संहिता को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा, दमन और दीव प्रशासन 1962 की धारा 1 के कारण भारत में ये डबल हो गया, सॉरी। गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद करने के लिए 1962 में अधिनियम की धारा 5(1) के माध्यम से भारत सरकार ने फैसला किया था कि गोवा, दमन और दीव या किसी भी हिस्से में लागू सभी, जस्ट ए मिनट बच्चों, देखिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद करने के लिए 1962 में अधिनियम की धारा 5(1) के माध्यम से भारत सरकार ने फैसला किया था कि गोवा, दमन और दीव या किसी भी हिस्से में लागू सभी कानून जब तक सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किए जाते तब तक वह यथावत रहेंगे। ये भाई 1962 में ये अधिनियम बना दिया गया था। इस वजह से गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता अभी भी लागू है, यानी कि जब तक संसद उसको खारिज नहीं कर सकती या कर देती तब तक ये प्रावधान लागू रहेगा। कब लिया गया था, तो 1962 में ये अधिनियम बनाया गया था।
तो समान नागरिक संहिता क्या है, तो आपको मैंने एक बार पहले ही पढ़ाया है। समान नागरिक संहिता मुख्यतः देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के लिए एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है। संविधान के अनुच्छेद 14 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, में कहा गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत की समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चूँकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में केवल दिशा निर्देशी हैं, अतः राज्यों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने भारत की विविधता का सम्मान करने के लिए संबंधित धर्म आधारित नागरिक संहिताओं को भी बढ़ावा दिया है। क्योंकि अब देखना यह है कि समान नागरिक संहिता लागू होती है कि नहीं। लेकिन ये गोवा वाला फैक्ट आपको मालूम था कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यदि 21 से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र तक यदि उसके पास नर संतान नहीं होती है हिंदू दंपति के पास, तो उसको दूसरी से विवाह करने की अनुमति दी गई है। तो भारत में अब समान नागरिक संहिता के लिए क्या लाभ और क्या नुकसान है, इसके बारे में आप जानकारी अगर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। देखिए ये पढ़िए लिखा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानूनों में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि जैसे अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का पालन किया जाता है। यानी कि इन मामलों में आपको समान नागरिक संहिता देखने को मिलेगी। लेकिन विवाह के संबंध में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि राज्य द्वारा अब तक सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, इसलिए कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, समान नागरिक संहिता क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक आते हैं, कौन से भाग में है, समान नागरिक संहिता क्या है, मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व, डीपीएस का प्रवर्तन कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के जो हमने लिए थे आप याद रख सकते हैं, साहिबानो केस किससे संबंधित था, अनुच्छेद 44 के बारे में। और मेंस में आपका क्वेश्चन बनेगा कि इस समय समान नागरिक संहिता वांछनीय क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। स्रोत था हिंदुस्तान टाइम्स। तो भैया जी मैं मुकुल परियार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ, 2 टाइम यूपीसीडीएस रिटन क्वालिफाइड टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्लास ज्वाइन की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।